हाय, गुड विल हंटिंग 1997 में रिलीज़ हुई साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई है। जब भी साइकोलॉजी मूवीज़ की बात आती है ना, तो हम इसके अंदर वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस आएगा। उसके अंदर स्टोरी का मेन फोकस कन्वर्जेशन पे होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या कहता है, किस वर्ड्स को यूज़ करता है, वो वर्ड्स कितने इफ़ेक्टिव है और वो उसके हार्ट को टच करते हैं, वो हम ऑडियंस को इम्प्रेस करते हैं या नहीं, उन सारी चीज़ों पे ही ये मूवी डिपेंड होती है। सो इस टाइप की मूवीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो और मज़ा आता है और ये चीज़ देखने में, ऑब्जर्व करने में और इंटरेस्टिंग लगती है। और आज मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ, जिस मूवी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो मूवी भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है MIT से। वहाँ पे एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और लेक्चर ख़त्म होते होते एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि इसमें से जो भी उसे सॉल्व करेगा, प्रोफेसर उसे रिवॉर्ड देंगे और उनके साथ काम करने का मौका देंगे। अगले दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्टूडेंट शॉक होते हैं और प्रोफेसर सरप्राइज होते हैं कि इतनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को किस स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा, और जिसने भी सॉल्व किया होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। प्रोफेसर क्लास में आते हैं, सभी बच्चों से पूछते हैं कि वो प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया। कोई भी आंसर नहीं देता और यहाँ पे हमें एक ऑनेस्टी का एग्जाम्पल मिलता है, कोई झूठ नहीं बोलता। प्रोफेसर बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं, किसने सॉल्व किया, किसने सॉल्व किया, सभी से पूछते हैं पर कोई रिप्लाई नहीं देता। तब प्रोफेसर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले मेरे स्टूडेंट्स नहीं है तो किसने किया है। उसी दिन वो दूसरी एक प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं और फिर से वही चैलेंज रखते हैं। और इस बार प्रोफेसर ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी लिखी गई प्रॉब्लम को कोई स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर रहा, कैंपस के अंदर क्लीनिंग करने वाला लड़का सॉल्व कर रहा है। वो ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे और उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हैं। लड़का वहाँ से भाग जाता है। प्रोफेसर उस प्रॉब्लम को देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोफेसर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता, उस प्रॉब्लम को उस लड़के ने सॉल्व कर दिया होता है। वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है पर उसने उसे इजीली सॉल्व कर दिया होता है। प्रोफेसर अब पता लगाना चाहते हैं कि ये लड़का है कौन और क्या काम करता है। इसी बीच हमें इस लड़के की कहानी पता चलती है। इस लड़के का नाम हमें दिखाया गया है विल। पूरा नाम बताए तो विल हंटिंग। इसकी हमें एक लाइफस्टाइल दिखाई गई है जिसके अंदर वो दिन में काम करता है MIT के अंदर क्लीनिंग करने का, और रात को अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाके टाइम स्पेंड करता है। उसका ये डेली रूटीन होता है। एक दिन विल एक लड़के पे अटैक कर देता है। उसका कहना ये था कि उस लड़के ने उससे बचपन में अब्यूज़ किया था और उसी चीज़ का बदला वो लेना चाहता था। उसके दोस्त और विल उस पर अटैक कर देते हैं और उसी बीच पुलिस आ जाती है। पुलिस पर भी विल अटैक कर देता है। वो इतना गुस्से में होता है, इसी वजह से उसे कोर्ट में आना पड़ता है। उस पर केस दाखिल हो जाता है और उस केस को कोई लॉयर डिफेंड नहीं कर रहा होता, विल खुद ही डिफेंड कर रहा होता है। वो डिफरेंट टाइप की आर्ग्यूमेंट्स रखता है जिससे सामने वाले लॉयर को वो चुप करवा देता है। उसे पास्ट में भी ऐसे कई सारे केस लड़े होते हैं। उसे लॉ का भी नॉलेज होता है। उसने कई सारी किताबें पढ़ी होती है, उसमें से ही ये नॉलेज उसने गैदर किया होता है। पर उसका पास्ट रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, पर पास्ट में कुछ ना कुछ करके विल अपने आप को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है। पर इस बार जज उसे रियल में सज़ा देते हैं और उस टाइम पे कोर्ट में वो प्रोफेसर जेराल्ड भी मौजूद होते हैं। वो ये सब चीज़ देख रहे होते हैं और विल की इंटेलिजेंस का पता उन्हें वहीं से चल जाता है। वो विल को जेल में अप्रोच करते हैं और उससे बातचीत करते हैं। वो विल को एक ऑफर देते हैं, अगर विल उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो गया तो वो उसे जेल से छुड़वा सकते हैं। पर दूसरी कंडीशन वो यहाँ पे ये रखते हैं कि विल को एक थेरेपी सेशन में जाना होगा, एक थेरेपिस्ट के पास, जहाँ पे वो अपना इलाज करवाएगा। क्योंकि वो बहुत ही डिफेंसिव नेचर का होता है, वो किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, उसे साइकोलॉजिकल इश्यू होते हैं। इसीलिए प्रोफेसर चाहते हैं कि वो अपना इलाज करवाए। इन दो कंडीशंस के बेस पे प्रोफेसर विल को आज़ाद करवाते हैं और डिफरेंट टाइप के थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। पर विल कुछ ना कुछ करके उन सारे थेरेपिस्ट से पीछा छुड़वा ही देता है। वो उनसे कुछ मिनट बात करने के बाद उनका वीक पॉइंट पकड़ लेता है और उसी पर ही अटैक कर देता है, जिससे थेरेपिस्ट हार मान जाते हैं और विल का इलाज करने से मना कर देते हैं। आखिरकार थक हार कर प्रोफेसर को उनके कॉलेज के फ्रेंड के पास जाना पड़ता है हेल्प मांगने के लिए। वो उसे समझाते हैं कि विल के पास जो एबिलिटी है, ऐसी एबिलिटी कई सालों में किसी एक इंसान को मिलती है और वो चाहते हैं कि ये वेस्ट ना हो उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से, उसकी नादानियों की वजह से। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका फ्रेंड विल का इलाज करे। उनके फ्रेंड का नाम शॉन होता है और वो साइकोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर और शॉन थेरेपी के लिए 4 to 5 PM का टाइम सेट करते हैं और विल को वहाँ पे ले आते हैं। विल से बात करने के बाद शॉन को कई सारी चीज़ें विल के बारे में पता नहीं चल पाती है शुरुआत में, पर विल शॉन के बारे में बहुत कुछ पता लगा लेता है। शॉन ने एक पेंटिंग ड्रॉ की थी। उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करते हुए विल इमोशनली कई अटैक करता है शॉन पर और वो कहता है कि तुम अपने वाइफ के साथ खुश नहीं थे, है ना। इस चीज़ से
शॉन अंदर से टूट जाता है और वो विल को कहता है कि आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। एक्चुअली मूवी के अंदर असली स्टार्टिंग तो यहीं से होने वाली थी, यहीं से कुछ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाले थे। शॉन अगला सेशन किसी कमरे के अंदर नहीं पर एक बाहर खुली जगह पर रखता है। वहाँ पर वो विल को समझाता है कि उसने कई सारी किताबें पढ़ी है, उसे कई सारा नॉलेज है, इमोशंस की बात करता है, पर उसने वो सारी चीज़ें लाइफ में सच में फील नहीं की थी। लाइक वो नेपोलियन की बहुत बातें करता है, पर नेपोलियन की कहानी क्या उसकी कहानी है? क्या वो विल की कहानी को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल नहीं। वो कई सारी जगहों का एग्जाम्पल देता है, पर कभी भी वो उस जगह पे रियल लाइफ में गया है? उसने उस जगह के आर्किटेक्चर को देखा है अपनी आंखों से? बिल्कुल नहीं। उसने उस जगह की खुशबू को सूंघा है? नहीं। वो रिलेशनशिप की भी बहुत सारी बातें करता है, पर कभी वो सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में आया है? किसी पे इतना ट्रस्ट किया है? बिल्कुल नहीं। वो वॉर की बातें करता है, वॉर के एग्जाम्पल्स देता है। क्या उसने सच में कभी वॉर लड़ी है? क्या उसने सच में वॉर के अंदर मरते हुए अपने दोस्त की आखिरी सांसें सुनी है, उसका दर्द महसूस किया है? बिल्कुल नहीं। और जब शॉन ये सारी चीज़ें कहते हैं ना, तो वो हम व्यूवर्स को उनके वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और उस सीन के दौरान हमें जो विल के एक्सप्रेशन होते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि विल ने शॉन को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ थेरापिस्ट। इसके बाद शॉन और विल के बीच में कई सारे थेरापिस्ट सेशन होते हैं। विल की भी स्टोरी हमें दिखाई गई है, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं इस सेशंस के बाद। इसी बीच वो प्रोफेसर जेराल्ड की भी हेल्प करता है मैथमेटिकल थ्योरम सॉल्व करने में। और विल एक रिलेशनशिप में आता है, पर वो कभी भी उसे सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो बहुत ही डिफेंसिव नेचर का होता है। वो जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता। उसके साथ बचपन में जो कुछ भी हादसे हुए थे, उसकी वजह से उसके दिमाग में ही ये बैठ गया है कि उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। और इस चीज़ को हम एक सीन के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें विल शॉन को कहता है उसे क्या मिला शादी करने के बाद? एक बहुत गम भरी जिंदगी, अपनी बीवी की याद। इस तरीके से मर मर के जीने से अच्छा तो वो अपनी लाइफ जी रहा है। उसे किसी भी रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं रहना। कि जब हम इनमैच्योर होते हैं, हमें ज़्यादा समझ नहीं होती, तब हमारे पास जो चीज़ें होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, और जब वो चीज़ हमसे छीन जाती है ना, तब उस चीज़ की यादें ही हमारे पास रह जाती है, जिसके बलबूते पे हम रह सकते हैं। और उस मेमोरी की वजह से तो वो अभी तक जी रहा है, वो उसे मोटिवेट कर रही है आज भी ज़िंदगी जीने के लिए। और वो सीन लिटरली हमारे हार्ट को टच हो जाता है। तीसरा भी एक ऐसा सीन है जहाँ पे विल का फ्रेंड उसे कहता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक दिन विल उनके साथ बाहर में जाने के लिए रेडी ना हो। उसके फ्रेंड्स जब उसके दरवाजे तक पहुंचे, तब विल उस दरवाजे से बाहर ही ना निकले, और उस दिन विल के फ्रेंड को बहुत खुशी होगी। विल का फ्रेंड एक्चुअली चाहता है कि विल के पास जो गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है, उसे वो असल में यूज करे इस दुनिया के भले के लिए। वो इस तरह से उसे वेस्ट ना करे। अगर वो एबिलिटी विल के फ्रेंड के पास होती तो वो कब का उन्हें छोड़ के दूर भाग जाता, पर विल अपने कंफर्ट जोन की वजह से उस एबिलिटी को यूज़ ही नहीं कर रहा है, उससे दूर भाग रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है। सो ये मूवी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। इसका हर एक डायलॉग, हर एक सीन हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। हम लिटरली हर एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो हम लिटरली देख पाते हैं। और जैसे जैसे थेरेपी सेशन आगे बढ़ते हैं, विल के नेचर में जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो भी हमें देखने मिलते हैं। उसने जो भी चीज़ें अपने दिल के अंदर दबा रखी थी, जो भी पर्सनालिटी उसने दुनिया से छुपा रखी थी, वो पर्सनालिटी भी हमें देखने मिलती है। शॉन एक सीन में विल से कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। बार बार एक ही बात रिपीट करता है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। विल कहता है ओके हाँ मुझे पता है, ओके हाँ मुझे पता है। पर अचानक से विल रो देता है। उसके दिल के अंदर जो दर्द होता है ना, वो बाहर निकल आता है। उस टाइम पे हमें लगता है कि विल ने अपने आप से जीत हासिल कर ली है। उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और उसे पता चल गया कि वो कौन है। सो यही ब्यूटी है इस मूवी की। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था इस मूवी को लेकर। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, सो एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।